Assalamu alaikum. Today we are going to discuss endometrium and myometrium. In the last videos we have discussed about vulva, ठीक है, जो हो गया हमारे पास बिलो द वेजाइना यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा हमने वेजाइना को डिस्कस किया था. Then we have discussed about cervix and now today we are going to discuss about the uterus. सो यूट्रस इज़ मेड अप ऑफ 3 लेयर्स. इसमें 3 लेयर्स होती हैं. अंदर वाली जो होती है वो एंडोमेट्रियम होती है. मिडल जो होती है वो मायोमेट्रियम होती है जिसमें स्मूथ मसल्स होते हैं. और जो आउटसाइड होती है वो होती है पेरीमेट्रियम, ठीक है. सो आवर मेजर कंसर्न इज़ अबाउट एंडोमेट्रियम. सो एंडोमेट्रियम इज़ द म्यूकोजल लाइनिंग of the uterine cavity. Then regarding the layers of endometrium, one is functional layer and other is basal layer, ठीक है. एंडोमेट्रियम में हमारे पास ये ग्लैंड्स पड़े हुए हैं, ये स्ट्रोमा है, ठीक है. अब फंक्शनल लेयर में क्या होता है कि जो हमारे पास जो एंडोमेट्रियम है ना हार्मोनली सेंसिटिव होती है. क्या होती है, एस्ट्रोजन ड्राइवन होती है. जो ग्रोथ होती है ना इसकी एस्ट्रोजन डिपेंडेंट होती है. हमने देखा कि जब जो है एस्ट्रोजन ज़्यादा होता है तो ग्रोथ होती है एंडोमेट्रियम ग्लैंड्स की भी और स्ट्रोमा की प्रोलिफरेटिव फेज़ होती है, ठीक है. देन क्या होता है, देन हमारे पास जो है ओव्यूलेशन हो जाती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ल्यूटनाइजिंग हार्मोन, ठीक है. ओवम रिलीज़ हो जाता है, ठीक है. और ओवम रिलीज़ होने के बाद क्या होता है, पीछे हमारे पास कॉर्पस ल्यूटियम रह जाता है, ठीक है. कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, वो प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करता है, ठीक है. और जो है एंडोमेट्रियम की प्रिपरेशन हो रही होती है फॉर इम्प्लांटेशन, ठीक है. इसको हम सिक्रेटरी फेज़ कहते हैं. देन क्या होता है कि अगर तो फर्टिलाइजेशन हो जाती है देन इम्प्लांटेशन हो जाएगी. लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती ओवम की तो शेडिंग हो जाती है, ठीक है. प्रोजेस्टेरोन का लेवल लो हो जाता है और शेडिंग हो जाती है. तो शेडिंग में जो लेयर लॉस्ट होती है वही फंक्शनल लेयर होती है, ठीक है. ये लेयर लॉस्ट हो जाती है. बेसल लेयर जो है वो रहती है, ये लॉस्ट नहीं होती, ठीक है. ड्यूरिंग नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन जो होती है उसमें फंक्शनल लेयर लॉस्ट हो जाती है और बेसल लेयर रहती है, ठीक है. सो एक कंडीशन होती है एशरमैन सिंड्रोम. एशरमैन सिंड्रोम में क्या होता है कि ये बेसल लेयर भी लॉस्ट हो जाती है, ठीक है, फंक्शनल लेयर के साथ ही. और जो है इसमें स्कैरिंग डेवलप हो जाती है बहुत ज़्यादा और सेकेंडरी एमेनोरिया हो जाता है, ठीक है. और ये क्यों होता है, ड्यू टू अग्रेसिव डी एंड सी जो डायलेशन करेज होता है ना जो अबॉर्शन में करते हैं. अबॉर्शन में क्या करते हैं, अबॉर्शन में क्या करते हैं कि यहाँ पे अगर जो भी फीटस के कंटेंट्स होते हैं ना यहाँ पड़े होते हैं तो इस तरह इस चीज़ को जो है वो डायलेट करते हैं, ठीक है. और फीटल के कंटेंट्स को रिमूव कर देते हैं. लेकिन अगर ये ओवर अग्रेसिव डायलेशन हो जाए, ठीक है, तो फिर हमारे पास जो है फंक्शनल लेयर के साथ साथ बेसल लेयर भी लॉस्ट हो जाती है और एशरमैन सिंड्रोम डेवलप हो जाता है. सो लेट्स डिस्कस इट फ्रॉम बेथोमा. सो बेसिक प्रिंसिपल में वो सारी बातें मैंने आपको फिगर से बता दी हैं कि एंडोमेट्रियम हार्मोनली सेंसिटिव होती है. ग्रोथ जो है इसकी एस्ट्रोजन ड्राइवन होती है, प्रोलिफरेटिव स्टेज होती है पहले. देन हमारे पास क्या होती है सिक्रेटरी फेज. सिक्रेटरी फेज में क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन जब कॉर्पस ल्यूटियम ज़्यादा सिक्रेट करता है ना तो प्रिपरेशन हो रही होती है एंडोमेट्रियम की फॉर इम्प्लांटेशन. देन शेडिंग हो जाती है अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती, ठीक है. और मेंस्ट्रुअल फेज जो है वो बिगिन हो जाती है और इसमें फंक्शनल लेयर जो है वो लॉस्ट हो जाती है लेकिन बेसल लेयर परसिस्ट रहती है. देन नेक्स्ट वन इज़ एशरमैन सिंड्रोम. एशरमैन सिंड्रोम में हमारे पास जो है बेसल लेयर भी लॉस्ट हो जाती है और सेकेंडरी एमेनोरिया हो जाता है, ठीक है. इट रिजल्ट फ्रॉम ओवर अग्रेसिव डायलेशन एंड करेज. देन नेक्स्ट इज़ एन ओव्यूलेटरी साइकिल. अब इसमें क्या होगा, इसमें लेक ऑफ ओव्यूलेशन होगी, ठीक है. हमने कहा था कि पहले प्रोलिफरेटिव स्टेज होती है देन ओव्यूलेशन होती है ना, तो इसमें ओव्यूलेशन नहीं होगी, ठीक है. रिजल्ट क्या होगा, एस्ट्रोजन ड्राइवन प्रोलिफरेटिव फेज तो होगी लेकिन सब्सिक्वेंट progesterone driven without a subsequent progesterone driven secretory phase. अब इसमें क्या होगा, जब हमारे पास जो है ओव्यूलेशन ही नहीं हुई, कॉर्पस ल्यूटियम ही नहीं बना तो फिर प्रोजेस्टेरोन कहाँ से आएगा, ठीक है. ओव्यूलेशन होगी तो कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा ना. तो फिर इसमें क्या होता है कि इसमें एस्ट्रोजन ड्राइवन प्रोलिफरेटिव फेज़ आती है लेकिन जो प्रोजेस्टेरोन ड्राइवन सिक्रेटरी फेज़ होती है ना वो नहीं आती, ये एब्सेंट होती है, ठीक है. देन क्या होता है कि प्रोलिफरेटिव फेज़ तो है इसमें, फिर प्रोलिफरेटिव ग्लैंड्स जो हैं वो बन जाते हैं और वो ब्रेक डाउन और शेड कर जाते हैं जिसकी वजह से जो है वो यूट्राइन ब्लीडिंग होती है. और ये यूट्राइन ब्लीडिंग जो है इसको डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग बोलते हैं, ठीक है. जो कि हमें मीनार की जब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होते हैं तब मिलती है और मीनोपॉज में
नज़र आती है। देन इज़ एक्यूट एंडोमेट्राइटिस, अपने नाम से बता रहा है कि इसमें क्या होगी, इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम होगी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है मोस्टली, और इट इज़ मोस्टली ड्यू टू रिटेन प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन, ठीक है। आफ्टर डिलीवरी या मिसकैरेज की वजह से अगर फीटल कंटेंट्स अंदर ही रह जाएं तो जो है वो इन्फ्लेमेशन हो जाती है ऑफ द एंडोमेट्रियम, ठीक है। और ये प्रेजेंट कैसे करेगी, इन द फॉर्म ऑफ फीवर, नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग होगी और पेल्विक पेन होगी। देन क्रॉनिक एंडोमेट्राइटिस है कि इसमें क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ एंडोमेट्रियम होगी, और इसमें जो है मोस्ट कॉमनली हमें जो है वो लिम्फोसाइट्स और प्लाज्मा सेल्स मिलेंगे, ठीक है। प्लाज्मा सेल इसके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसके डायग्नोसिस के लिए फॉर क्रॉनिक एंडोमेट्राइटिस, ठीक है। अगर आपको सिर्फ लिम्फोसाइट मिलते हैं तो आपने ये नहीं कह देना कि उसको क्रॉनिक एंडोमेट्राइटिस है, क्योंकि लिम्फोसाइट जो है वो नॉर्मल एंडोमेट्रियम में भी नज़र आते हैं। प्लाज्मा सेल्स जो हैं इसमें मस्ट नज़र आने चाहिए क्रॉनिक एंडोमेट्राइटिस में। इसके काजेज़ क्या हैं, रिटेन प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन, क्रॉनिक पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, ठीक है, या फिर आईयूडी यूट्राइन डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, क्योंकि ये प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए हम जो है रखते हैं फॉर 10 ईयर्स, फॉर 5 ईयर्स, फॉर 3 ईयर्स, तो इतने लंबे टाइम के लिए कोई फ़ॉरेन बॉडी एक्ट एज दे, क्योंकि ये फ़ॉरेन बॉडी के तौर पे एक्ट करती हैं, तो ये साइट होती हैं फॉर इन्फेक्शन, फॉर इन्फ्लेमेशन, तो इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाती है जो एंडोमेट्रियम उसकी, और टीबी इसका काज है, ठीक है। और प्रेजेंट कैसे करेंगे, एब्नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग होगी, इसमें पेन होगी, और इसमें मोस्टली जो है वो इनफर्टिलिटी होती है, ठीक ठीक है। दिस इज़ एंडोमेट्राइटिस, देखिए इन्फ्लेमेशन हुई हुई है एंडोमेट्रियम की। नेक्स्ट इज़ एंडोमेट्रियल पॉलिप। अब इसमें क्या होगा कि एंडोमेट्रियम में एक हाइपरप्लास्टिक प्रोट्रूजन जो है वो बन जाएगी, और रिप्रेजेंट कैसे करेगी, एब्नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, ठीक है। ये उन फीमेल्स में नज़र आती है जो टमोक्सिफिन यूज़ कर रही होती हैं। टमोक्सिफिन क्या है, ये एंटी एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट है, जो ये ना रिस्क कम करता है, ब्रेस्ट कार्सिनोमा के रिस्क को कम करता है टमोक्सिफिन, क्योंकि इसकी एंटी एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट होता है, ठीक है। एंटी एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट इसको ब्रेस्ट कैंसर से तो प्रिवेंशन प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन इसका प्रो एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट होता है ऑन द एंडोमेट्रियम, ठीक है। और हमने देखा है कि एंडोमेट्रियम की जो हमारे पास प्रोलिफरेशन होती है वो एस्ट्रोजन डिपेंडेंट होती है ना, एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स और स्ट्रोमा एस्ट्रोजन डिपेंडेंट प्रोलिफरेट करते हैं, तो एंडोमेट्रियम की प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जाएगी, और हाइपरप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होगी तो वो प्रेजेंट करेगी इन द फॉर्म ऑफ एंडोमेट्रियल पॉलिप। दिस इज एंडोमेट्रियल पॉलिप, ये देखें एंडोमेट्रियम की हाइपरप्लेजिया की वजह से पॉलिप जो है वो प्रोड्यूट कर रहा है, और ये टमोक्सिफिन जो फीमेल्स यूज़ कर रही होती हैं उसके बिकॉज ऑफ इट्स एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट ऑन द एंडोमेट्रियम, उसकी वजह से प्रोलिफरेशन होगी और हमें जो है वो एंडोमेट्रियम में पॉलिप जो है वो नज़र आएगा। देन नेक्स्ट इज एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस क्या है, एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स एंड स्ट्रोमा जो हैं वो आउटसाइड हों यूट्रस से, ठीक है। नॉर्मली ये यूट्रस में होते हैं ना ग्लैंड्स और स्ट्रोमा, ठीक है। अगर ये यूट्रस के अलावा किसी और जगह पे हों तो उसको हम एंडोमेट्रियोसिस कहेंगे, ठीक है। और ये क्यों हो सकते हैं, ड्यू टू रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन कैसे हो रही होती है, मेंस्ट्रुएशन नॉर्मली डाउनवर्ड हो रही होती है ना, लेकिन ये इस तरह अपवर्ड हो, रेट्रोग्रेड इसका फ्लो हो, ये फिर यूट्रस से फ़्लोपियन ट्यूब्स में चले जाएगी, ठीक है, और वहाँ पे जाके जो है इम्प्लांटेशन हो जाएगी ग्लैंड्स की और स्ट्रोमा की, तो एंडोमेट्रियोसिस हो सकती है, ठीक है। प्रेजेंट कैसे करेगी, इन द फॉर्म ऑफ डिस्मेनोरिया, ठीक है। पेन होगी ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन और पेल्विक पेन, और इनफर्टिलिटी भी काज कर सकती है। देन जो है, जो हमें एंडोमेट्रियोसिस है ना, ये हमें नॉर्मल एंडोमेट्रियम की तरह ही दिखाई देती है। नॉर्मल एंडोमेट्रियम जिस तरह की ग्लैंड्स होते हैं, स्ट्रोमा होते हैं, वैसे ये होती है। और मोस्ट कॉमन जो इसकी साइट्स ऑफ इन्वॉल्वमेंट है ना, ये आपने याद रखना है, एसक्यू में भी है, आया हुआ है ये एसक्यू, कि इसकी मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इन्वॉल्वमेंट जो है वो ओवरी होती है, एमसीक्यू पॉइंट, ठीक है, जिसकी वजह से ओवरीज में जो है वो चॉकलेट सिस हमें देखने को मिलती है। क्या होता है कि नॉर्मली ओवरीज में तो नहीं ना होते हमारे पास एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स एंड स्ट्रोमा, लेकिन ये जब वहाँ चले जाएंगे, जब वहाँ जाएंगे देन इनकी शेडिंग होगी वहाँ पे, ठीक है, शेडिंग होगी, जब इनकी शेडिंग होगी वहाँ से ब्लड लॉस होगा, तो ओवरीज तो इस तरह बाहर पड़ी हुई हैं क्लोज फॉर्म में, तो ब्लड लॉस कहाँ होगा, ब्लड तो लॉस नहीं हो सकता, तो ब्लड जो है वो इस तरह एक्यूमुलेट होता रहता है, ठीक है, और जो है वो डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है, और हमें इस तरह लगता है जैसे एक चॉकलेट टाइप ऑफ सिस्ट होती है, ठीक है। नीचे ये देखें फिगर में भी दिखाया हुआ है कि ये दिस इज़ चॉकलेट सिस्ट ऑफ ओवरी।
देन अदर साइड्स ऑफ इन्वॉल्वमेंट कौन से हो सकते हैं, यूट्राइन लिगामेंट्स हो सकते हैं, पाउच ऑफ डॉगलेस हो सकते हैं, इसके अलावा ब्लैडर वॉल हो सकती है, बाउल सिरोसा हो सकता है, फ्लोपियन ट्यूब म्यूकोजा हो सकता है, ठीक है। अब जब ये यूट्राइन लिगामेंट को इन्वॉल्व करेगा, ठीक है, तो पेल्विक पेन होगी, पाउच ऑफ डॉगलेस, ठीक है, ये पाउच होता है रेक्टम के पास ही होते हैं, तो क्या होगा, पेन होगी विद डेफिकेशन। देन ब्लैडर वाल को अगर इन्वॉल्व कर लेगा तो पेन होगी विद यूरिनेशन, ब्लैडर को इन्वॉल्व किया है। देन बाउल सिरोजा को इन्वॉल्व करेगा तो जीआई कंप्लेंट्स आएंगी, एब्डोमिनल पेन होगी, एडहेरेंस होंगी, ठीक है। और अगर फ्लोपियन ट्यूब मिकोजा को इन्वॉल्व कर लिया है तो स्कारिंग होगी, जिसकी वजह से जो है एक्टोपिक ट्यूबल प्रेगनेंसी का रिस्क हो सकता है। और ये जो लियंस होते हैं ना, ये येलो ब्राउन गन पाउडर की तरह नज़र आते हैं इस तरह, क्योंकि ब्लड है ना, ब्लड के स्पॉट्स है ना, एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स एंड स्ट्रोमा, ठीक है। देन अगर यही जो है ग्लैंड्स और स्ट्रोमा मायोमीट्रियम में हों तो उसको फिर एडिनोमायोसिस कहते हैं, ठीक है। सो दिस इज देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एंडोमेट्रियोसिस एंड एडिनोमायोसिस। अगर यूट्राइन एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स एंड स्ट्रोमा मायोमीट्रियम में है तो वो एडिनोमायोसिस है, लेकिन अगर वो यूट्रस के अलावा किसी और जगह पे हैं तो वो एंडोमेट्रियोसिस है, ठीक है। एंड देयर इज इंक्रीज रिस्क ऑफ कार्सिनोमा एट द साइट ऑफ एंडोमेट्रियोसिस, ठीक है। कार्सिनोमा का रिस्क भी ज़्यादा होता है उनमें जिनमें हमें एंडोमेट्रियोसिस मिलती है।